इस जंतर मंतर पे मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात आपसे करने के लिए आया, और वो तभी संभव होगी जब आप शोर शराबा बंद कर दोगे। अगर आप बोलते रहोगे, नारा लगाते रहोगे, तो फिर मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और मैं कई बार इस जंतर मंतर में आया हूं। ये जंतर मंतर जहां से जहां तक दिखाई देता है, और जहां तक दिखाई भी नहीं देता उसको भी हमने कई बार जो है जन सैलाब से भरा जा। आप और मैं इस बात को जानते हैं, लेकिन आज के आने के पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं इस आंदोलन के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो आंदोलन में साथी बैठे हैं, हमारी बहनें, नौजवान साथी, प्यारे भाई, बुजुर्ग माए, उन सब का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो लगातार लड़ रहे हैं, और इस तरह से लड़ रहे हैं कि जो नहीं भी सुनना चाहता उसको भी सुनना पड़ रहा है, जो नहीं भी देखना चाहता उसको भी देखना पड़ रहा है, और जो नहीं भी बोलना चाहता उसको भी बोलना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप है उसको भी कल बीच में आके बोलना पड़ेगा। ये नौजवानों का इंकलाब है, और इसके साथ सोनम भाई जैसे क्रांतिकारी महान योद्धाओं का साथ है। ये जो आपके रील वाले साथी हैं ना, ये हटेंगे तो बहुत आसान रहेगा। आप आओगे तो वो भी उठ जाएंगे। मैं आपके उत्साह को समझता हूं, और ये उत्साह बना रहना चाहिए, ये उत्साह आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे साथियों, ये जो शख्स हमारे बीच है, सोनम सर, पिछले लंबे समय से इस देश के लिए कई महत्वपूर्ण लड़ाई, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोगों ने लड़ते देखा है। और अच्छी बात यह है कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना उनको नौकरी चाहिए, ना उनको कोई पेपर देना, ना उनको कोई नौकरी चाहिए सरकारी, ना उनको कोई पेपर देना है। और अगर वो अपनी जान को दांव पे लगा के यहाँ बैठे हैं और हटाए से नहीं हट रहे, इस बात का इनकलाब है, इस बात की चेतावनी है हुकूमत को कि अब ज्यादा दिन तक उनकी डिक्टेटरशिप चलने वाली नहीं, उनको फैसला लेना पड़ेगा। मैं तो देख रहा था जहां लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, जहां लोग अपनी समस्याओं में नहीं खड़े होते, मुझे सहयोग से ये भी कहना पड़ेगा, इस देश के नौजवानों को अपने बारे में सोचना चाहिए उन्हें अपने बारे में। आज वो इसलिए घर से बड़े पैमाने पे नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि घर के लोगों को ये लगता है कि अगर वो जाएंगे तो किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ोगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? वो हमारी बहनें, हमारे भाई जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अनशन पे, जो डटे हुए हैं बारिश में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में, और मैं खुद आंदोलनकारी में जानता हूं कि जब कोई आंदोलन करने निकलता है तो उसको कितनी तरह का सामना करना पड़ता है। उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं, उसकी नैतिकता को गिराने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि इनको फंड कहां से मिल रहा है, इनको सुविधा कहां से मिल रही है, ये इस पार्टी से ऑर्गेनाइज है, ये इस संगठन से ऑर्गेनाइज है। ये मैं इनको देख के क्या कहूं, ये किसी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं? ये तो नौजवान हैं, और नौजवान जब अंगड़ाई लेता है निजाम बदल जाते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप है उनको कल तय करना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है,
लड़ाई भारत के युवाओं की लड़ाई है और जो लड़ रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं और जो चुप है लोग उसको भी देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन खड़ा है और कौन सिर्फ जो है किसी नुकसान का इंतजार कर रहा है। ये बड़े इंपोर्टेंट लोग आज मैं इस मंच पे देख रहा हूं। प्यारे साथियों, मैं तो खुद एनएसए में रहा 16 महीने के लिए जेल में और निर्दोष होते हुए रहा। उसके बाद दिल्ली कई बार यहां प्रदर्शन करने आया तो रास्ते रोक दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़े बड़े पुलिस ने साइन बोर्ड खड़े करके तमाम तरह के प्रयास किए, डिटेन किए गए। लेकिन जब कोई क्रांतिकारी किसी अच्छे मकसद के लिए निकलता है, किसी जंग के लिए, किसी लड़ाई के लिए निकलता है, किसी संघर्ष के लिए निकलता है, तो ये छोटी मोटी दीवारें उनको रोक नहीं सकती। तो कई बार संघर्ष करने के बाद और जब इससे भी काम नहीं चला तो गोली भी खानी पड़ी। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के हर एक नौजवान की जिम्मेदारी, हमने लोकसभा में शपथ ली है संविधान की कि हम अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। मेरी और सबकी जिम्मेदारी बैठती है कि वो इस प्रोटेस्ट में साथ दें। आप महसूस करके देखो, देश की हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के हाथ, क्योंकि उनको साथ देते नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश आंदोलन से बना है, ये देश आंदोलन से आगे बढ़ा है। इस देश ने आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे और ऐसे ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों की भाषा बोलेगा, जो अंग्रेजों के रास्ते पे चलेगा, जो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानेगा, उन सबके पैर भी ऐसे ऐसे आंदोलन उखाड़ देंगे जो आज तानाशाही कर रहे हैं। क्यों नहीं? वो मैं जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये इस शख्स में, इस मंच पे बैठा है ये शख्स जो है, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए, इस देश की बात का इंतजार कर रही है सरकार। या इंतजार कर रही है कि कुछ बॉम्ब्स आके यहाँ पत्थर फेंक दे, डंडा चला दे, या कोई भीड़ आके इस आंदोलन में हिंसा कर दे, ये आंदोलन बर्बाद हो जाए। मैं अपने साथियों कहूंगा, बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चलाया, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई, इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े यहाँ रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहाँ, मेरे आज भी याद है, जब ये आंदोलन लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन, और कहा गया मुझसे भी कल, इन्होंने कहा कि टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे। मेरी बात का मैं 20 तारीख को ही आता, मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को ही आता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो, मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह से आना पड़ा, इनकी वजह से आना पड़ा। मैंने इनसे कहा कि जाओ, उनसे कहो कि वो अनशन त्याग दे, देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि उनका भाई इनसे कह रहा है कि त्याग दो, तो संदेश ये आया कि नहीं, वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूंगा अनशन छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे आज भी याद है जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जेल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो सब अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, आपने उनके आगे कमजोर पड़ने का काम किया, आज आपने मेरे आंदोलन को कमजोर किया, मेरे संघर्ष को कमजोर किया। तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं इनका संघर्ष कमजोर नहीं करूंगा।
अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखें। हमें इनको मनाने की जरूरत नहीं है कि ये अनशन त्यागे। देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है, वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा, इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री को देना पड़ेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये आंदोलन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, और मैं देश के हर एक युवा से कह रहा हूं, जब ये लड़ सकते हैं जिनको नौकरी नहीं चाहिए, जिनको पेपर नहीं देना, तो आप भी लड़ सकते हैं। इसे इतना बड़ा करो आंदोलन को, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संवैधानिक देश है। जब आंदोलन बड़ा होगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि सरकार झुक जाएगी। हमने पहले भी सरकार को झुकते हुए देखा। किसानों की शहादतें याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं, किसानों को नमन करते हुए हमने सरकार को झुकते हुए देखा है। ये तो एक केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफे की बात, ऐसे कितने ही मंत्रियों को लगातार इस्तीफे देने पड़ेंगे जब जनता खिलाफ हो जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। कुर्सी तो है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूं, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों करते बैठे। अगर ये खलल डाल रहे, एक बार जो कह दिया जाए वो माना जाए, उसके बाद दोबारा कहना पड़े तो ये अनुशासन के बाहर। अगर आप कुर्सी पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते सर? क्यों चिपक के बैठे हो? जब देश के युवाओं को आप जैसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है, तो काहे को चिपक के बैठे हो? सवाल ये है, सरकार अगर 3 किलोमीटर की बात नहीं सुन रही है, तो क्या 300 किलोमीटर की बात सुन सकती है? सरकार सुनना नहीं चाहती है, सरकार सुन के इग्नोर कर रही है। जवाब दो। उनको लगता यह है कि ऐसी अफीम चाट रखी है लोगों ने, कितने दिन याद करेंगे। और ये सच भी है, ये सच भी है। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, जिनके बच्चों के लिए यहां लड़ा जा रहा है, वो माँ बाप घर में इसलिए बैठे हैं कि उनके बच्चों से कोई सवाल उनके बच्चों के फ्यूचर पे ना आ जाए। आपके बच्चों का फ्यूचर है ही कहां भाई? पैसे वाले लोग पेपर लीक करा लेंगे, जिनके जो पावर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको पेपर पहुंच जाएगा, तो किसको नुकसान होगा? उसी को ना जो मेहनत कर रहा है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तो ये फिर न्याय प्रिय, अवसर की समता, निष्पक्षता कहां बची? मैं तो उन बहादुर बहनों का भी धन्यवाद करता हूं, उनके हौसले का भी धन्यवाद करता हूं जो डटी हुई है। जहां नौजवान घर में बैठ के रील देख रहा है, वहां मेरी बहादुर बहनें आंदोलन कर रही है। मैं दिल से धन्यवाद। 20 तारीख को आओगे नहीं आओगे बताओ? देखो, एक चीज जानो, मैं इस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हूं। मेरी नैतिकता ये कहती है इसी वजह से इस आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो। जब मैं वहां आया ना, तो अपनी पार्टी, अपने तमाम मन की इच्छाओं को मैं वहां रख के आया। किसी भी पवित्र आंदोलन पे सवाल किसी की वजह से नहीं खड़े होने चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है, वो किसी भी पार्टी का हो। वो जब यहाँ आ जाए इस आंदोलन में, तो वो छोड़ आए उसको। वो इसलिए आए क्योंकि उनसे पहले लोग लड़े। जो काम हमें करना चाहिए था, वो काम ये टीम करे। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सपने दिखा रहे हैं, हमें लोग वोट कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैं तो आ जाऊंगा, और मैं तो फिर कह रहा हूं, मैंने उस दिन भी कहा मेरठ में, जब मैंने उनकी हालत देखी, कि मैं तो बैठ जाऊंगा। मैं बैठ गया तो फिर ये सरकार को भारी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं बैठूंगा तो जितना यहाँ ये इसका पूरा क्षेत्रफल है,
इतने लोग तो रात तक आ जाएंगे। और एक जिले के नहीं आएंगे, एक प्रदेश के नहीं आएंगे। जिसको खबर रहेगी कि भैया वहां है वो आ जाएंगे सब लोग। आप समझ रहे हो? लेकिन ये आंदोलन पीसफुली चलता रहे। मैं इस आंदोलन पे भी उंगली ना उठे इसलिए मैं चाहता हूँ। ये तो वैसे भी फंडेड लोग हैं। कहाँ से फंड आया आपको? पाकिस्तान से जोर शोर से आ चुका है, पाकिस्तान से आ चुका है। कहां से? हर जगह से आ चुका है। बस पीएम के से आना बाकी है, वो भी आ जाएगा। उसका सर ऑडिट अभी चलेगा। देखो सुनो, ये पाकिस्तान लवर है पहला, फिर ये जॉर्ज सोरोस से इनको फंड्स आ रहे हैं, फिर ये CIA के एजेंट से इनको बात वहां से वो चल रहा है। अभी और रहेगा, पहले वो हिंदू मुसलमान जैसे वो भी यहाँ करके देख चुके ये लोग, धर्म विरोधी सब कुछ करके। लेकिन सवाल ये है, ये लड़ किसके लिए है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका पेपर लीक हुआ? क्या जरूरत है इनको आने की? क्या जरूरत है इनको खड़े होने की? इनके घर वालों को डर नहीं लगता है क्या? उनकी जान कीमती नहीं है क्या? क्या वो आपके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो भी ना आप जागो? आपको याद है सरदार भगत सिंह क्यों फांसी का फंदा चूमना चाहते थे? उनको ऐसा लगता था कि मेरे जाने के बाद लोग जागेंगे, और यही जिद करके सोनम सर बैठे हुए। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को आप हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारे भी मान लें। आप आज भी बता दो कितने थे 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहां से वहां तक संसद का आदमी क्या करें? आप जो कहोगे, आप कहोगे कि यहां से संसद तक आदमी देखने, तो मैं वचन दे कहता हूं। सुनो भाई, मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूं यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहां से संसद तक आदमी होगा, तो आदमी होगा। मेरी बात को और सुनो, महापुरुषों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए। मेरी बात को आप याद रखें, उस काम को हम लोग करें। बताओ सर, तय कर दो, आप बताओ सर, आपका कंसर्न बहुत जरूरी है। 20 तारीख को आप हमारी मान लोगे ना? 20 तारीख को जो आप कहते हो हम करेंगे। आप बताओ, आप हमारी मान, देश को जरूरत है। आप 20 तारीख को हम कर दो। आप चाहते हो 20 तारीख को हम लोग जीत रहे हैं? आप बताओ पहले, मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ ना, हमें हमारा जो है मजबूत पिलर भी हमारे साथ रहे, खड़े रहे, डटे रहे। फिर आप विजय दहिया का डांस भी देखेंगे यहाँ 20 तारीख के शाम में। अगर हमारा प्रोटेस्ट सफल हो गया तो फिर आप शाम में हमारी बात मान लो। हाँ, मान लिया। ये डांस दिखाएगा सामने, ये डांस करके दिखाएगा सामने। देखो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, तो प्रोटेस्ट होगा, और ऐसा प्रोटेस्ट होगा कि पिछले 10, 12, 15 साल में तो ऐसा प्रोटेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण क्या? ये जिनके लिए लड़ रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता कि उनके लिए लड़ रहे हैं। सही बात, सही बात। यहाँ तो मीडिया बहुत कुछ तय कर देता है। वो सुई के बराबर इस आंदोलन में इनके मन का खोट ढूंढ रहे हैं। वो ये चाहते हैं ये कितना सा इनके खिलाफ कुछ मिले जिसको वो बता सके कि ये आंदोलन एंटी नेशनल है, ये भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। मैं यहीं पला बड़ा हूं, यहीं संघर्ष किया। मैंने JNU के बच्चों पे चलती लाठियां भी देखी है।
मैंने डीयू के बच्चों को चलती लाठियां भी देखी, मैंने यहाँ एनआरसी से लेकर तमाम आंदोलन देखे, और मैंने खुद बताया ना, मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा। जब मुझे बेल मिली तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दी रात को 2:30 बजे। हम भरोसा करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, अपने जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उनमें भरोसा करते हैं। हमें लगता है अगर कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगी, तो जब कोर्ट से बेल मिलती है तो फिर एनएसए लग जाता है। कहां जाएंगे हम लोग? हम यही आंदोलन कर सकते हैं। और जिनको लगता है आंदोलन से कुछ नहीं होता, मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2 दिन पहले हम लोग मिले थे, मैंने इनसे कहा था कि आप मानो मेरी बात, क्योंकि बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बस आप डटे रहो। और मैंने इनसे कहा कि 20 तारीख तक डटे रहना। मैं प्रार्थना करता हूं महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से, कि वो 20 तारीख तक इस आंदोलन को और मजबूत करे, स्वस्थ रखें, क्योंकि 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में। मेरी बात का इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो घर है, चुप है, सो रहा है, या जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहा है, एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं वो मरना है, लेकिन सच ये है कि एक दिन मरना सबको, चाहे लड़कर मरो और चाहे डर कर, चाहे मुकाबला करके सामना करो, चाहे हार मान के बैठ जाओ, और मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। ये जिंदा लोगों का मंच है, मैं इनको बधाई देता हूं। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। जो यहां से मुझे आज सुनेगा, मैं निमंत्रण नहीं भेजूंगा, ना मैं फेसबुक के जरिए आपसे अपील करूंगा। 20 तारीख को मैं यहां मिलूंगा, पार्लियामेंट चलेगी। मैंने भी कोई कमिटमेंट किया है। मैं टेरे जा रहा था तो पुलिस के भाइयों ने मेरा बड़ा सम्मान किया, मेरी शर्ट फाड़ दी, तो मैंने वादा किया था कि 20 तारीख को मैं उस फटी शर्ट को पहन के देश की पार्लियामेंट में जाऊंगा, बताने के लिए, ये बताने के लिए नहीं कि मुझे लाठी लगी है या मेरी शर्ट फाड़ दी गई है। जब हम संघर्ष करने जाएंगे तो मिठाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये बताने जाऊंगा कि सत्ता कितनी तानाशाह हो गई है। वो 3 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती और 300 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती। और हमें भरोसा है इस देश की महान न्यायपालिका पे कि वो हमारे दर्द को सुनेगी। एक दिन पहले पेपर लीक की खबर आती है, जब बच्चा अपना पूरा मन बना के हिम्मत करके पहुंच गया सेंटर में, और जब वो खबर आती है तो वो ऐसा हो जाता है उसको जैसे उसकी शरीर की हिम्मत टूट गई। और मैं, मेरे आज भी याद है ना, पेपर के समय हम लोगों ने भी बहुत पेपर दिए मुझे, तो रुकने की जगह ढूंढते थे, किसके यहाँ रुकेंगे, किसके यहाँ खाना खाएंगे। दूसरे शहर में जाना मिडिल क्लास परिवारों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आसान थोड़ा ही मुश्किल। और जब जा रहे हैं तो पता लगा पेपर लीक हो गया है या घोटाला हो गया है। आप समझो ना क्या कर रहे हो आप देश के साथ। और जिस देश में 94,000 स्कूल बंद हो गए हों पिछले 10 साल में, और लाखों की संख्या में शराब की दुकानें खुल गई हों, और जहां टीचर को आदेश दिया जाता हो कि भूसा इकट्ठा करके लेके आओ, क्योंकि गौशाला में गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए। मैं मानता हूं कि गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए, सरकार के पास बहुत बजट है, लेकिन टीचर इसलिए नहीं है कि वो भूसा इकट्ठा करे, उसको बच्चों का भविष्य बनाना। क्या मजाक कर रहे हो आप? ये कैसा देश बना के ये क्रांतिकारियों के सपनों का भारत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संवैधानिक मूल्यों का भारत है। इस देश के लिए साथ देश में बहुत चिंता का सवाल, बहुत चिंता का सवाल है। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, 20 तारीख का आंदोलन हम लोग खुशी से नहीं, नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए करेंगे। और मैं ये भी आपसे वादा करता हूं, मैं कोशिश करूंगा, 24-25 में मेरे कार्यक्रम लगे हैं मुझे अपने आंदोलन को भी आगे बढ़ाने के, लेकिन 20 तारीख के बाद हर रात मेरी यही कटेगी। मैं आपको इस बात का बताऊं, और ये उन लोगों के लिए संदेश है मेरा जिनको लगता है कि आंदोलन में कम लोग आते हैं, आंदोलन छोटा है, आंदोलन तो बस सिर्फ नाम का हो रहा है। तो 20 तारीख के बाद, 20 तारीख तो आपकी, 21 तारीख हमारी।
मैं पार्लियामेंट जाया करूंगा यहीं से, वापिस यहीं आया करूंगा, फिर यहीं से पार्लियामेंट जाया करूंगा, फिर वापिस यहीं आया करूंगा, यहाँ भी लड़ा करूंगा, वहां भी लड़ा करूंगा। मैं एक नौजवान हूँ। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, मेरी माँ हाउस वाइफ थी। मैं नौजवान और वो भी बेरोजगार नौजवान के दर्द को समझता हूँ। और अभी मैं उसमें हूँ, वो क्या है, अग्निवीर 4 साल का 4 5 साल वाले पे ना, 4 साल 5 साल 5 साल वाले पे, 5 साल नहीं 5 साल के रोजगार पर, मैं 5 साल के रोजगार पर, ठीक है। मगर वो मेरे लिए रोजगार नहीं, जिम्मेदारी। वो संसद का वो मंदिर, वो इस देश का भविष्य तय करता है। वो इस देश के हर एक व्यक्ति की रक्षा करता है, उसके अधिकारों की रक्षा करता है। वो इस देश के अच्छाई के लिए, इस देश की तरक्की के लिए कानून बनाता है। मगर मैं तनख्वाह लेता हूं गरीबों की, जनता के टैक्स के पैसे से, तो मैं उनके प्रति जिम्मेदार हूं। तो ये गौरव थे वहां मेरठ में, इनको पता है। आंदोलन तो आंदोलन की तरह ही होगा फिर। मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। एक आग्रह मेरा है कि उधर मत जाना, मैं उन बच्चों से जरूर मिलूंगा जो यहाँ बैठे हैं। कोई अच्छा आंदोलन में कोई ज्यादा संघर्ष करता है, कोई कम करता है, लेकिन सहयोग सबका होगा। जो यहाँ एक दिन आया, 1 मिनट आया, 1 घंटे आया, 10 घंटे आया, उन सबका सहयोग है। हर कोई आदमी अपना योगदान दे रहा है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, सब जिम्मेदार है। ये आंदोलन सबका है। बस इनको बधाई जिन्होंने शुरू किया है, क्योंकि यहाँ आके 5 बजे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आपने एक लाइन और खींची है और मेरी बात को बहुत लोग याद रखेंगे। ये आंदोलन तो अपनी कीमत वसूल के, कीमत का मतलब जो तय किया है, जो लक्ष्य तय किया, उनको लेके उठेगा। लेकिन इस आंदोलन के बाद इस देश में बहुत आंदोलन होंगे जहां जंतर मंतर सुना नहीं रहेगा। मेरी बात को आप, चाहे वो कर्मचारियों के हों, नौजवानों के हों, किसानों के हों, क्योंकि आदिवासियों के हों, दलितों के हों, पिछड़ों के हों, देश के किसी व्यक्ति के हों, महिलाओं के, जंतर मंतर सुना नहीं रहेगा। क्योंकि आपने एक लाइन खींची है, 5 बजे की लाइन को आपने क्रॉस किया है। जब आपने क्रॉस कर दिया तो बहुत लोगों के रास्ते खोले। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। कोई और बात तो बाकी कुणाल के लिए कुछ कहना है? कुणाल सर से किसी को रोक करना है? वो अपने रिस्क पे आए सर। दिल्ली जिसको आना अपने रिस्क पे आए। दिल्ली जिसको अपने रिस्क पे आए सर वो अपने रिस्क पे, दिल्ली जिसको आना अपने रिस्क पे आए, अपने रिस्क पे आए। देखो सर रिस्क पे आए हैं। रिस्क तो है, रिस्क तो है, नहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी तो हम इतने लोग बैठे हैं, कहाँ जो तमिलनाडु जाना। जब तक इस देश का संविधान हमारे साथ खड़ा है, जब तक इस देश का संविधान जिंदाबाद है, मजबूत है, बाबा साहब ने कहा था आदमी भूखा रह सकता, अपमानित होकर नहीं रह सकता। जब तक नौजवानों में स्वाभिमान, सम्मान है और उसको पाने की चाहत है, अपने अधिकारों की रक्षा करने की चाहत है, तब तक थोड़ा ही कुछ बदलने वाला है। तब तक तो ऐसे कितने शासक आएंगे, कितने धूल चाटेंगे, कितने जाएंगे। कौन परमानेंट है यहाँ? कौन परमानेंट है? तो आती जाती रहती है। जिसके घमंड में हो आप, जिसके घमंड में कुचल रहे हो, क्यों नहीं सुनाई दे रहा आपको? 17 दिन में नहीं सुनाई दिया। मुझे तो ऐसा लगता है हुकूमत इंतजार कर रही है कि इनको कुछ हो जाए, क्योंकि देश के लोग 2-3 दिन जागेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे और बाकी काम जो है हमारा महान मीडिया कर देगा। मैं तो समझता हूँ सरकार के आधार पर, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा किसानों के आंदोलन को 13 महीने सड़कों पे, उन पर चलती हुई लाठियां, उनका बहता हुआ खून की साजिशें मैंने अपनी आंखों से देखी और एक शब्द नहीं कह पाए देश के प्रधानमंत्री उनके लिए। बस आरोप तो लगाते थे कि खालिस्तानी है, फंड आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। ये आरोपों के बाद में सच्चाई की होती है आपके पास कि हमने जांच की। मैं हाथरस गया था, 100 करोड़ की फंडिंग की चंद्रशेखर आजाद को इस आंदोलन करने के लिए। मैंने कहा 1 रुपए की साबित कर दो, जीवन में कभी सड़क पे नहीं दिखाई दूंगा। और नहीं साबित करता हो तो माफी मांगना मुख्यमंत्री जी। कुछ भी, इतने निष्ठुर लोगों ने आरोप लगाया, उसके बाद कुछ भी, फिर सुबह शाम को। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस आंदोलन पे भरोसा करो,
इस आंदोलन को ताकत दो, आके जुटो, काम से आओ फिर आओ, लेकिन इस आंदोलन में हिम्मत दो कि जो लोग लड़ रहे हैं उनकी हिम्मत कम ना हो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं, ये आंदोलन कामयाब हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और प्रार्थनाएं भी कि इसकी अपेक्षा आंदोलन के इसके लक्ष्य है वो पूरे हों बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।